मैटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर की, जननायक के नाम से सुपरिचित समाजवादी नेता, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभाली थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी वर्ष का मौका है। उन्हें सभी राजनीतिक दल अलग अलग कार्यक्रमों में याद कर रहे हैं। आज ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने उन्हें पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में याद किया। कर्पूरी ठाकुर राजनीतिक दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर भी मुहैया कराते हैं। कर्पूरी को याद करना, लेकिन उनके नीति सिद्धांतों पर अमल करने की जरूरत नहीं समझना, बिहार की राजनीति की यह हकीकत है। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य आज और भयावह हो गया है, और वह भी तब जब पिछड़े आज राजनीतिक रूप से अधिक ताकतवर हैं। समाजवादी कर्पूरी ठाकुर सामंती सोच से भली भांति वाकिफ थे, और उनकी समझ आज के राजनेताओं से अधिक सुलझा हुआ, स्पष्ट और ईमानदारी पर आधारित था। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी रहे सुरेंद्र किशोर ने उनके राजनीतिक सफर पर बहुत संक्षेप में, लेकिन बड़ी पैनी दृष्टि डालते हुए एक आलेख लिखा है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट भी किया है। मैंने इसे आपके लिए वहीं से साभार लिया है। तो सुरेंद्र किशोर लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, यानी 1977 से 79 में भूमि सुधार लागू करने की गंभीर कोशिश की थी, पर उन्हें यह कामयाबी उनकी ही पार्टी जनता पार्टी के कुछ खास लोगों ने नहीं करने दिया। उन्होंने राज्य पुलिस के एक बड़े अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय किया था। कर्पूरी जी चाहते थे कि सफाई ऊपर से हो, पर अपने दल के अंदर की एक जातीय लॉबी के दबाव के कारण उस कदम को भी उन्हें वापस करना पड़ा। इस तरह की कुछ अन्य कहानियां भी उन दिनों सामने आई थी, पर सवाल उठ सकता है कि इतने दबाव में उन्हें काम करने और पद पर बने रहने की भला क्या मजबूरी थी। इसका जवाब खुद कर्पूरी जी ने अपने एक मित्र उदयभान त्रिपाठी जी को इस तरह दिया था। उदयभान जी, मैं जिस सरकार में मंत्री था, उस सरकार का हर एक मंत्री कम से कम मुझसे अपने को अधिक ताकतवर मानकर चल रहा था। मैं जिस मंत्रिमंडल की बैठक में भू हदबंदी का प्रस्ताव लाता, उस मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मैं जीवित बाहर नहीं आता, मेरी लाश आती। और जानते हैं, उस बैठक में जो पिछड़ी जाति के सामंत थे, वही पहले मेरी हत्या करते। अगर मुझे जिंदा रहकर गरीब और कमजोर जातियों के लिए कुछ करना था, तो उस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में ही पड़े रहने देने में मेरी और दलितों पिछड़ों की भलाई थी। उदयभान जी, मुझे खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ता है जब गरीबों पर अत्याचार होता है, और वह अत्याचार अग्री जातियों के सामंतों से पहले पिछड़ी जाति के सामंतों द्वारा होता है। मैं उस दिन के इंतजार में हूँ
जब एक कमजोर जातियां संगठित होकर सामंतों के जुल्म के एक एक पल का हिसाब मांगेगी, तब बड़े भूधारी लोग जो गरीबों का हक मारकर पटना, रांची और दिल्ली में महल खड़ा किए हैं, खुद भाग जाएंगे। पता नहीं वह दिन कब आएगा। मैं दिन रात इसी सोच में डूबा रहता हूँ। तो सुरेंद्र किशोर आगे लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उदयभान त्रिपाठी से यह बात कही थी। कर्पूरी ठाकुर की इस पीड़ा का विवरण उन पर लिखी नरेंद्र पाठक की कर्पूरी ठाकुर और समाजवाद नामक पुस्तक में दर्ज है। उधर भान जी कहते हैं, कर्पूरी जी आपातकाल में नेपाल आते जाते कई बार मेरे घर रुके थे। मुझसे उनका लगाव बड़ा ही स्नेहपूर्ण था, पर वे जब मुख्यमंत्री रहे, मैं पटना नहीं जा सका। 1980 में जब एक चुनावी सभा में शामिल होने के लिए गोरखपुर आए, तो मेरे घर भी आए थे। भोजन के बाद जब वे आराम कर रहे थे, तब मैंने उनसे अन्य बातों के अलावा भूमि सुधार के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। मैंने उनसे पूछा कि आप बिहार में भूमि सुधार क्यों नहीं ला सके, जबकि गरीब जातियों का आप पर बहुत विश्वास था। मेरी इस बात को सुनते ही कर्पूरी जी तमतमा गए और उठकर बैठ गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बहुत गंभीर मुद्रा में उन्होंने जो कहा, वह जेपी की संपूर्ण क्रांति से उपजी गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार के चरित्र को स्पष्ट कर देता है। राज्य भर में व्यापक भूमि सुधार की बात कौन कहे। कोसी क्षेत्र के सीमित दायरे में भूमि विकास के जरिए कोसी क्रांति लाने की जेपी और बीजी वर्गीय की कोशिश वहां के सवर्ण भूमि पति पक्षी जनता पार्टी विधायकों ने विफल कर दी थी। यह भी कर्पूरी ठाकुर की सरकार के कार्यकाल की बात है। भूमि सुधार कानूनों को लागू करना और समयानुसार उनमें संशोधन करना गरीब बिहार के लिए कितना जरूरी है, यह बात समय समय पर विशेषज्ञ बताते रहे हैं। पर राजनीतिक कार्यपालिका यह काम यदि आज तक नहीं कर सकी है, तो उसके कारण ही उसकी स्पष्ट झलक कर्पूरी जी की बातों से मिलती है। कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार विधायक रहे। वे 1967 में उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री थे। 1917 में भी मुख्यमंत्री बने थे, पर वह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। पर जब 1977 में मुख्यमंत्री बने, तो 1979 तक रहे। कर्पूरी ठाकुर केवल एक बार चुनाव हारे। सन 1984 में वे लोकसभा चुनाव नहीं जीत सके, क्योंकि तब इंदिरा गांधी की हत्या के कारण कांग्रेस के पक्ष में भारी सहानुभूति पैदा हुई थी। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने तो 1978 में पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने में तो सफलता पा ली थी। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से परे रखा। इस तरह उस कुर्सी की गरिमा को एक बार फिर कायम किया। उनकी कुछ और भी उपलब्धियां रही, पर सरकार से भ्रष्टाचार कम करने में वे भी विफल रहे। और यह काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके ही दल के अनेक मंत्री, विधायक और सांसद भ्रष्टाचार पर निर्णायक हमले के खिलाफ थे। कम से कम वे तब तिलमिला उठते थे जब उनकी जाति के किसी अफसर पर भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई होती थी। तब के मुख्य सचिव पीएस अप्पू ने लिखा है कि कर्पूरी ठाकुर मंत्रिमंडल के अधिकतर मंत्री विभागीय सचिव के पद पर अपनी ही जाति का सचिव बैठाना चाहते थे। इतना ही नहीं, उनकी ही जाति का जो ईमानदार अफसर होता था, उसे वे पसंद नहीं करते थे। हालांकि सारे नेता तब ऐसे नहीं थे, पर वे इतनी संख्या में जरूर थे ताकि वे निर्णायक साबित हो जाए। जबकि आज की तुलना में बिहार के सत्ता और प्रतिपक्ष की राजनीति में अपेक्षाकृत अधिक ईमानदार नेतागण तब मौजूद थे। इस संबंध में एक उदाहरण काफी होगा। कर्पूरी ठाकुर के शासनकाल में बिहार पुलिस के एक बड़े अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए। उन आरोपों की जांच की सीबीआई से कराने की जरूरत तत्कालीन मुख्य सचिव ने महसूस की। मामला कर्पूरी ठाकुर के सामने गया। मुख्यमंत्री ने फाइल पर सहमति भी दे दी थी। यह खबर जब उस अफसर को मिली, तो उसने स्वजातीय सांसद विधायकों की तूफानी बैठक करवा दी। वह अफसर पिछड़ी जाति का ही था। स्वजातीय विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर को धमकी दी कि यदि सीबीआई जांच हुई तो आपकी सरकार गिर जाएगी। इतना ही नहीं, तब वह अफसर मुख्यमंत्री ऑफिस में गया और तीखे स्वर में कहा, मिस्टर ठाकुर, यदि मुझ पर आंच होगी तो आपकी यह कुर्सी भी
नहीं बचेगी। यह कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर हो गया। जांच नहीं हुई, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ा, नतीजतन शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा, समय के साथ बढ़ता ही गया। तो आप इसे संजीदगी से सुनिए और गुने, तो उस निहितार्थ को समझ पाएंगे जिसे समझाने की कोशिश सुरेंद्र किशोर ने की है। तो आप इसे सुनिए और गुने। नमस्कार।